हेलो एवरीवन, एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर का जो क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर हमने शुरू किया था। नाम था द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पार्ट 1 हम देख चुके हैं जिसमें हमने बात की थी इंट्रोडक्शन के ऊपर। हमने देखा था कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ। इंट्रोडक्शन में हमने दो तस्वीरों की बात की। सबसे पहले जो आपकी बुक में भी दी हुई है, एक तस्वीर में यहाँ पे एक गॉडेस का और यहाँ पर दो मेल पर्सनैलिटीज का फोटोग्राफ है। गॉडेस अपने हिसाब से फ्यूचर के अंदर जाती है, वहां पर उसको अलग अलग फोटोग्राफ्स के अंदर ये बताया गया कि अलग अलग चीजें दिखती है जो कि रिलेट करती है इंडस्ट्रीज से। मतलब यहां पर एक तरीके से सीधा सीधा बता दिया था कि फ्यूचर के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है। और जबकि इस फोटोग्राफ में ये बताया, जब कहानी किस्सों में हमने सुना था कि अलादीन के पास एक चिराग है, उस कुछ भी मांगो वो पूरा कर देता है, तो जो ड्रीम वो सोचते थे उनको एक्चुअल में आज के वर्कर्स ने पूरा किया था। इस तरह की चीज हमने इन दोनों फोटोग्राफ्स के थ्रू समझी थी। फिर हमने ये भी पढ़ा था इसी लेक्चर में, लेक्चर 1 में, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले का सोसाइटी में क्या सिनेरियो था, वहां पे क्या चीजें हुआ करती थी, इंडस्ट्रीज किस तरह की थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे कितना प्रेशर था, वो सारी चीजें हमने देखी। साथ ही साथ जो मर्चेंट्स थे उनका क्या कंडीशन हुआ करता था टाउन्स में एंड कंट्री साइड में, ये भी हमारे प्रीवियस लेक्चर का ही एक पार्ट था। मैंने आपको पहले बताया था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूर से आप याद करके जाइएगा। साथ ही साथ इसके अंदर जब हमने आर्टिशियंस, पेजेंट्स के साथ में किस तरह की कंडीशंस हुआ करती थी वो भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। हमने ये भी देखा था कि किस तरह से फैक्ट्रीज आना शुरू हुई। फर्स्ट फैक्ट्री से लेकर के जो एक स्टार्टअप मिला, एक आप कह सकते हो बूस्ट मिला टू द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज या रेस्ट ऑफ द जो इन्वेंटर्स थे, उनको एक आइडिया मिला कि हम भी ये चीज कर सकते हैं। वो क्या क्या अचीवमेंट करता है, कौन सा पेस वो गेन करता है, उसी चीज के ऊपर आगे आज बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला भी यही है, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। ओके, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें सीधी सी बात है, हमने फैक्ट्रीज के बारे में पढ़ा। फैक्ट्रीज में इनोवेशंस हुए, नई मशीनरीज लगी, बट वहां पर अभी तक वो जो पेस था वो इतना तेज नहीं था। जो रैपिड ग्रोथ की हम सोचते हैं वो इतना तेजी से नहीं हो पाया था। बहुत सारे चेंजेस थे, बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर ऐसी जो इसको ग्रोथ नहीं दे पा रही थी। हम अभी उस टाइम पर क्या कंडीशन थी, 1 बाय 1 उन सारे कंडीशंस के ऊपर आज बात करते हैं, कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाए। ओके, देखो अब समझो, जो नई फैक्ट्रीज लगी उन फैक्ट्रीज के साथ बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा था। कुछ मेन कॉजेस की भी अगर अपन बात करें, हाँ, बट इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं ना अगर अपन, तो इंडस्ट्रीज में बहुत ऐसी चीजें थी जो इन्वॉल्व हो रही थी, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, दोनों के ऊपर बात करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहां पर बताया है, जो मेन इंडस्ट्रीज हैं उस टाइम पर जो इंडस्ट्रीज थी वो अधिकतर, ऑलरेडी हमने इसके पहले वाले मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाले चैप्टर में ही पढ़ा था कि जो मेन इंडस्ट्रीज हैं जिसमें सबसे पहले आता है कॉटन, एंड कॉटन के साथ में मेटल इंडस्ट्रीज, ये काफी ज्यादा तेजी से डेवलप कर रही थी पूरे यूरोप में, स्पेशली ब्रिटेन में। और तुम ये भी बात जानते हो कि इंडस्ट्रीज का ग्रोथ सबसे पहले ब्रिटेन में ही हुआ। तो ये दोनों ही जो इंडस्ट्रीज थी वो काफी रैपिड थी। सो कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डायनेमिक इंडस्ट्रीज में से काउंट होती थी ब्रिटेन के अंदर। कॉटन उस टाइम पर लीडिंग सेक्टर था फर्स्ट फेज में इंडस्ट्रियलाइजेशन के। सारी चीजें मशीन, अब कॉटन से मशीन क्लोथ्स बनाए जा रहे थे। हालांकि तुम जानते हो इस बारे में भी कि ब्रिटेन में जब कॉटन क्लोथ्स बन रहे थे तो वहां के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था, बिकॉज वहां के जो कॉटन का ग्रोथ था वो रुक गया था ड्यू टू जब वो इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से कॉटन चीप रेट्स में एंड फाइन क्वालिटी वाला, स्पेशली इंडिया से। तो फर्स्ट फेज में तो हर जगह पर कॉटन का ही बूम था, बट उसके बाद में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1840s तक, बट उसके बाद में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ने उसको टेक ओवर कर लिया। 1873 तक आते आते ब्रिटेन के अंदर जो एक्सपोर्ट था आयरन एंड स्टील का वो $77 मिलियन का था। उस टाइम पर ये जो अमाउंट था वो काफी ज्यादा था। एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, और किसका? आयरन एंड स्टील का एक्सपोर्ट 77 मिलियन, एंड इट वाज जस्ट डबल टू द कॉटन एक्सपोर्ट। जो आप कॉटन को एक्सपोर्ट कर रहे थे उसका जस्ट ये डबल था। ठीक है, अगर हम इसका दूसरा पॉइंट देखें, मतलब आप ये समझें, जो पेस था, पेस बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बट यहां पर इंडस्ट्रीज चेंज हो रही थी। दैट वाज इन इनिशियल टाइम पीरियड इट वाज कॉटन, एंड उसके बाद में जाते जाते आयरन एंड स्टील पर आ चुके थे। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का डोमिनेशन, ये थोड़ा पॉइंट नेगेटिव होगा कि अभी भी लोग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए थे।
मॉडर्न मशीनरीज आ गई थी, इंडस्ट्रीज आ गई थी, लेकिन वो इजीली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को रिप्लेस नहीं कर सकती थी। 19th सेंचुरी का एंड आ गया, 1890s का टाइम आ गया, उसके बावजूद भी केवल 20% टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर आप 100% एम्प्लॉयमेंट की बात करें या इंडस्ट्री से इंगेज लोगों की बात करें तो उसमें से केवल 20% पॉपुलेशन थी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से या टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स को यूज करते हुए या मशीनरीज को यूज करते हुए प्रोडक्शन कर रही थी। इसका मतलब पेस काफी स्लो था। ग्रोथ की बात करें तो जो पेस है, वो जो बदलाव था, वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से, केवल आप ये सोचो कि स्टीम इंजन आपने बना दिया और स्टीम इंजन के बाद में आप सारी चीजों को बदल दोगे। उस टाइम तक यही हुआ था, स्टीम इंजन बन चुका था। पेट्रोलियम वगैरह का तो टाइम बहुत बाद में आया था, या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का भी टाइम बहुत बाद में आया था। सबसे पहले जो इंजन बने थे वो स्टीम इंजन थे। तो वो जो स्टीम इंजन थे, आप सोचो कि कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्रीज में जो काम में आ रहे थे, अब वो रिप्लेस कर सकते थे सबको। इट वॉज नॉट दैट ईजी। इट वॉज ऑर्डनरी एंड स्मॉल इनोवेशन। जो बदलाव जो लेकर आए ना, केवल स्टीम इंजन नहीं लेकर आए, वो छोटे छोटे इनोवेशंस थे, वो छोटे छोटे ऑर्डनरी इनोवेशंस थे जिन्होंने बूस्ट दिया मैकेनिज्म को या फिर मशीनरीज को। आप सोचो कि स्टीम इंजन बनते ही सब कुछ बदल गया, ऐसा नहीं था। हाँ, स्टीम इंजन का अपना खुद का एक आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंस है, बट छोटे छोटे इनोवेशंस, स्मॉल एफर्ट्स, ऑर्डिनरी इनोवेशंस ने बहुत बड़ा बदलाव किया। एक आप बोल सकते हो उस सेक्टर में जिस सेक्टर में शायद अभी तक ट्रेडिशनली ही चल रहे थे, वहां पर आपने अभी तक कोई नया इनोवेशन या नया मैकेनिज्म अडॉप्ट नहीं किया था। मशीनरी की फील्ड में आप बोलो अगर केवल स्टीम इंजन के हिसाब से आपने काम किया तो नहीं, वो छोटे स्मॉल एफर्ट्स थे डन बाय द जो नए इनोवेटर्स हैं या जो नए रिसर्चर्स थे, उन्होंने इन्वेंट किए कुछ चीज़ें। जो पेस है वो स्लो है, नो डाउट। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन्होंने काफ़ी बहुत स्लो प्रोसेस किया, प्रोग्रेस किया, तेज़ी से नहीं, ड्रामेटिकली नहीं फैला। इसमें टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स ने, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव हुआ करती थी, सो इट वाज नॉट सो इजी कि जहाँ पे जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या सीजनल जो भी इंडस्ट्रीज़ को चला रहे हैं, वो एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे मशीन्स के लिए, फिर उनका टेक केयर। और ये भी तुम जानते हो कि जो मशीन जहाँ पे इन्वेंट होती है, और क्योंकि सारा उसका मैकेनिज्म केवल वही लोग जानते हैं, तो अगर ख़राब भी हो जाता था तो इट वाज क्वाइट कॉस्टली कि उसको रिपेयर किया जा सके। सो पहले तो वो काफ़ी खुद महंगी है, अगर खरीद भी लिया जाए तो उसका मेंटेनेंस काफ़ी महंगी है, और मेंटेनेंस के साथ साथ अगर वो कभी ख़राब हो जाती है, सो इट वाज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट दैट वो उसको मेंटेन कर पाए। सो ऐसा ही कुछ हुआ था यहाँ पे। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले, अभी अगर हमने स्टीम इंजन की बात की है, सो लेट्स हैव अ लुक कि किस तरह से स्टीम इंजन ने क्या क्या काम किया था। यहाँ पर हम देखते हैं, आप सभी जानते हो कि स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने इम्प्रूव्ड किया। इसके बाद में न्यू कॉमन ने उसको पेटेंट करा दिया कुछ मॉडिफिकेशन करके 1781 में। तो 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, कि एमसीक्यू बन जाता है कि 1781 किसने किसने नया इंजन पेटेंट कराया था, स्टीम इंजन। मॉडिफिकेशन सबसे पहले जेम्स वॉट ने किया। इसके बाद में न्यू कॉमन के एक इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड थे, ही वॉज मैथ्यू बोल्टन। इन्होंने मैन्युफैक्चर किया एक और नया मॉडल, लेकिन जैसे ईयर पास होते हैं उनको कोई नया बायर नहीं मिलता एज इट सेज। और ऑलरेडी जो हमने देखा कि 20% से भी टोटल 20% वर्कफोर्स इंगेज थी इंजन्स के साथ। तो 19th सेंचुरी तक आते आते नॉट मोर देन 321 स्टीम इंजन्स वॉज इन इंग्लैंड, इससे ज्यादा नहीं थे। ओके, सो 321 स्टीम इंजन्स वर देयर ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे, जिसमें से कैटेगराइजेशन क्या है, 1380 जो स्टीम इंजन्स हैं वो तो कॉटन इंडस्ट्रीज में, 9 वुलन इंडस्ट्रीज में, और रेस्ट जितने भी बचे हुए थे वो माइनिंग इंडस्ट्रीज में इंगेज थे। कैनल वर्क, आयरन वर्क में थोड़े थोड़े कुछ स्टीम इंजन्स को यूज किया जाता था, वर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज टिल द मच लेटर ऑफ दिस सेंचुरी। सो बहुत कम आप बोल सकते हो इन इंजन्स को चाहे मॉडिफिकेशन मिला हो, बट उसके बावजूद भी इनका जो पेस था, यूजिबिलिटी थी, या फिर लोगों के साथ में कनेक्टिविटी थी, बिकॉज हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, वो काफ़ी स्लो था। हमने पढ़ा है
कि 17th सेंचुरी हो चाहे 18th सेंचुरी हो, हम 19th सेंचुरी में तो बहुत बाद में आ रहे हैं। यहां पर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होना शुरू हो चुका था, इवन इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी अपने पैर फंसाना शुरू कर दिया था। बट वी आर टॉकिंग अबाउट 19th सेंचुरी, दैट मीन्स स्टिल वेरी लेस मशीन्स वर हैविंग इन यूज अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करते हो तो। और वहां जहां पे इंडस्ट्रीज बनी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है यूरोप में, स्पेशली ब्रिटेन में, तो इतना कम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसका पेस इतना स्लो, बट हाँ चेंज वॉज मैसिव। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक कि इसके बाद में किस तरह से जो स्टीम पावर थी जो यूज की गई उसके साथ में बदलाव हुआ। अभी हमने कहा पेस स्लो था, तो पेस स्लो होने के भी बहुत सारे कारण होंगे, और कंपटीशन भी नो डाउट आपकी ह्यूमन के साथ में है। मशीन हैव देयर ओन मेथड्स, जबकि ह्यूमन अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से डिसीजन मेकर्स होता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट मेक्स सच डिफरेंस, कि क्यों ऐसा था कि जो हैंड लेबर है उसको ज़्यादा वैल्यू किया जा रहा था इंस्टेड ऑफ जो स्टीम इंजन है उसके। अब तुमसे भी अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछें और इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करें कि मशीन ज़्यादा अच्छी होती है कि ह्यूमन ज़्यादा अच्छा होता है, मीन्स रोबोटिक मशीन ज़्यादा अच्छी है कि ह्यूमन अच्छा है, तो उसके बीच में जो सबसे बड़ा एक गैप है वो यही है कि मशीन्स इस तरह से काम नहीं कर सकती कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। हालांकि आजकल तो AIs चल रही हैं, बहुत सारी इनोवेशंस भी हो रहे हैं, बट मशीन का खुद का एक नॉर्मल पैटर्न होता है, उस पैटर्न को वो हमेशा फॉलो करती है। बट ह्यूमन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को बदल सकता है, डिसीजन ले सकता है। अब मशीन आग लग रही है साइड में और आप अगर प्रिंट दे रहे हो, इमेजिन कीजिए, तो मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले आग बुझानी है, वो अपना काम करेगा बिकॉज उसकी प्रोग्राम में है। जबकि ह्यूमन क्या करता है, उसको अपने हिसाब से वो चेंज कर सकता है, वो सही टाइम पर सही डिसीजन ले सकता है। तो यहां पर भी वही सारी चीजें बताई गई है कि व्हेन वी टॉक और वी कंपेयर बिटवीन दीज टू, लाइक हैंड लेबर या फिर स्टीम पावर, तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में कुछ पॉजिटिविटी और कुछ नेगेटिविटी थी। हम यहां पर देखेंगे कि कैसे 19th सेंचुरी तक आते आते भी हैंड लेबर जो था वो ज्यादा वैल्यूएबल माना गया इंस्टेड ऑफ स्टीम इंजन। अभी हमने देखा 321 ऑल ओवर द लंदन इतनी सी स्टीम इंडस्ट्रीज थी या स्टीम इंजन से चलने वाली इंडस्ट्रीज थी। सो दैट वाज जस्ट सरप्राइजिंग, जस्ट बिकॉज लोगों का ज्यादा फेथ था टुवर्ड्स द हैंड लेबर। हैंड लेबर से सिंपल सा इसको मैं बताऊं तो लेबर, जो भी हमारे यहाँ पे स्किल्ड पर्सनैलिटीज होती हैं जो कि काम करती हैं किसी इंडस्ट्री में, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उनको हैंड लेबर यहाँ कहा गया है। इफ यू विल सी, तो यहाँ बताया गया कि बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि सीजनल वाइज फ्लक्चुएट करती थी, तो इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा प्रेफर करते थे कि वो हैंड लेबर को रखें। आपने सोचे फायर क्रैकर्स आप बना रहे हैं अगर, तो फायर क्रैकर्स एक पर्टिकुलर सीजन में चलेंगे, दिवाली वाले टाइम पे चलेंगे। अगर उसको आपने मशीन से बनाया तो आपको मशीन की कॉस्टिंग देनी पड़ेगी। माना 6 महीने तक आपने प्रोडक्शन किया, 6 महीने बाद सीजन नहीं है, ऐसे में होगा क्या, आपको उसको टेक केयर करना पड़ेगा, मशीन का मेंटेनेंस होगा। मशीन का मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए बियर करना, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन उतना वर्दी नहीं है तो। सो यहां पर भी ये लोग ऐसे ही सोचते थे कि हैंड लेबर ज़्यादा चीपर पड़ेगा एंड परफेक्ट होगा, उसको कभी भी हटाया जा सकेगा, उसका मेंटेनेंस कुछ नहीं है, एंड सबसे बड़ी चीज़ वो चीपर है इंस्टेड ऑफ कोई मशीन आप बाय कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से। तो सो एम्प्लॉइंग द वर्कर्स फॉर द सीजन, काफी आसान होता था कि सीजन के अंदर उनको रख लो, उसके बाद उनको हटा दो। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे थे जो डिमांड करते थे कि लेबर वॉज सीजनल, गेस्ट वर्कर्स एंड बेवरेज वर स्पेशली बाइंग थ्रू द कोल्ड मंथ। सर्दियों के दौरान शराब के भट्टों में या गैस वर्क के लिए जो लेबर है उसको आप हायर कर सकते हो, स्पेशली ठंडे सीजन में। ठीक है, जब ठंड का मौसम होता है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर आप यू कैन हैव द पीपल। सो नीड होती है ज्यादा लोगों की, क्योंकि आपको डिमांड एंड सप्लाई के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना होता है, तो ऐसे टाइम पर आप ज्यादा लोगों को हायर कर लो एज ए लेबर। इसके अलावा बुक बाइंडर हो गए, प्रिंटर हो गए, इसके अलावा और भी कुछ कैटरिंग वाले हो गए जो कि क्रिसमस के अंदर जो डिमांड होती है उसको पूरा करने के काम में आ सकती है। बहुत सारे सेरेमनीज होती हैं उन सभी में, तो इस टाइम पर एक्स्ट्रा लेबर्स की जरूरत होती है, स्पेशली दिसंबर जैसे टाइम में। तो जो वाटर फ्रंट है, जहां पे विंटर टाइम में, एक और एग्जांपल दिया इन्होंने, वाटर फ्रंट में भी होता है कि विंटर टाइम में जहाज आके खड़े हो जाते हैं, और उस टाइम पर क्योंकि हर जगह पर आइस होती है तो आप मूव नहीं कर सकते हो इजीली, तो उस टाइम पर जो जहाज वगैरह है उनको रिपेयरिंग करने के लिए भी आपको लेबर चाहिए होता है। तो लेबर आपको इतना टाइम इसलिए चाहिए होता है क्योंकि सीजन है आपका, ये अगले सीजन के लिए आपको प्रिपेयर होना है।
बट मशीन अगर आप लगा देते हो तो वो बहुत दिक्कत करेगी। रीजन है वो ना तो सीजन समझेगी ना ही आपका वर्कलोड समझेगी, इसीलिए वो काफी मेंटेनेंस उसका और उसका कॉस्टिंग काफी एक्सपेंसिव होता है। दिस इज द रीजन द स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर द हैंड लेबर, बिकॉज सीजन टाइम में वो अपने वर्क को बढ़ा सकते हैं ज्यादा लेबर को अपने साथ इंगेज करके, और जैसे ही काम का जो पेस हो स्लो हो तो उनको वो हटा भी सकते हैं, और ऐसा ही वो करना पसंद करते थे। जैसे यहां पर लिखा हुआ भी है, जो विक्टोरियन ब्रिटेन था वहां पे नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, उस टाइम पर कोई शॉर्टेज नहीं थी। जो पुअर पेजेंट्स होते थे या ऐसे लोग जिनके पास कोई जॉब नहीं होती थी वो मूव करते थे सिटीज में बड़े पैमाने पर, क्योंकि उनको जॉब चाहिए होती थी, एपेटाइट भी तो फुलफिल करनी है, और काम के लिए वो हमेशा वेट करते थे। इंडस्ट्रियल जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे दे हैव नो प्रॉब्लम विद द लेबर शॉर्टेज, कभी भी उनको जरूरत नहीं पड़ी ऐसा, और ना ही उनको कोई हाई पे करना होता था। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, वेजेस भी कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं थी, इन चीजों से उनको कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। क्योंकि लोग ज्यादा हैं काम करने वाले और आपके पास काम कम है, तो वहां पे काम की कमी होगी, ऐसे में आपको हाई वेजेस पे करने की जरूरत नहीं, भाई तू नहीं तो तेरा भाई आएगा काम करने, ऐसा बोलते ना कई बार। तो इनको कभी भी जरूरत नहीं पड़ी कि मशीन्स वो इंट्रोड्यूस करें, अगर रिप्लेस करना चाह रहे हैं ह्यूमन लेबर को तो उनको कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप अगर मशीन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो यू जस्ट नीड टू हैव द लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन दैट, बहुत बड़ा आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट गोज और दैट डज नॉट मेक सेंस। क्यों? क्योंकि जब आपका काम सस्ते में हो रहा है तो आप ज्यादा पैसा खर्च क्यों करो, दिस वॉज द रीजन। नेक्स्ट, अगर इसी चीज को और समझे तो इंडस्ट्रियलिस्ट ये भी चाहते थे कि सीजन के अंदर उनका प्रोडक्शन फ्लक्चुएट होता है, वो बढ़ जाता है, उसका पेस बढ़ जाता है, तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बोलते हैं हैंड लेबर को और बढ़ा देंगे सीजन के अंदर, हम जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मशीन्स को तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी में वो काम करती है, यूनिफॉर्मिटी मींस एक सही पेस पे वो काम करती है, उसी हिसाब से वो काम करती है, उसके लिए सीजन कुछ नहीं होता, और उसके अलावा नॉर्म मतलब आउटर सीजन में नहीं होता, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है, स्टैंडर्ड गुड्स बनाने होते हैं। तो ऐसे में मशीन्स इस तरह से बनाई जाती है कि यूनिफॉर्म और एक स्टैंडर्ड गुड्स बनाए वो मास मार्केट के लिए, जबकि डिमांड होती है मार्केट्स की, अगर सीजनल हम बात कर रहे हैं तो किसी सीजन में ही होगी, उसके बाद उसकी डिमांड ही नहीं होगी। तो ऐसे में डिजाइन के साथ में हुआ, स्पेसिफिक उसकी कॉस्टिंग के साथ में हुआ, स्पेसिफिकली उसकी शेप हुआ, इसके अंदर जरूरत है ह्यूमन स्किल की। आपको मार्केट के हिसाब से अगर प्रोडक्शन करना है, मशीन मैंने फिर कहा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पे चलती है, तो मशीन के अंदर आपने जो प्रोग्राम सेट किया है वो उसके अंदर वेरिएशन नहीं लाएगी। आपको उसमें वेरिएशन चाहिए तो आपको वापस से उसकी प्रोग्रामिंग करनी होगी, सीधी सी बात है। तो ऐसे में आप ये नहीं बार बार उसको फिर से इंगेज होना पड़ेगा आपको मशीन के साथ में, और जबकि ह्यूमन है तो ह्यूमन अपने स्किल्स के बिहाफ पे उसको कभी भी बदल सकता है, उसको उस चीज के बारे में ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ ही इज स्किल्ड। तो ऐसे में यहां पर ये चीजें उनको देखने को मिलती थी, एंड दिस इज द रीजन कि इसका जो वैल्यू था या वर्थ था वो कम हो रहा था, एंड जो हैंड लेबर है उसका वर्थ अभी भी उतना ही था। दिस इज द रीजन कि ज्यादा स्टीम इंजन का यूज नहीं हुआ। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी इनके साथ होती थी, वो अभी हम बताते हैं। यहां लिखा हुआ है कि हैंडमेड प्रोड्यूस, ये जो एक सिंबलाइजेशन था, आपको याद करो जब हमने लंदन वाला बात करी कि वहां पे जो कॉटन था उसका इंपोर्ट हमारे यहां से बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां के खुद की जो कॉटन थी वो लोग नाराज हो रहे थे कि हमारी कॉटन ले नहीं रहे हो। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ठीक है अभी इंडिया से हम कॉटन इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, वहां पर तो हैंडमेड क्लोथ्स चल रहे हैं और वहां के मशीन मेड क्लोथ्स को सप्लाई किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस इज द रीजन कि यहां पे एक रिफाइंड एक डिफरेंट क्लास बन गई थी जो पसंद करती थी हैंडमेड क्लोथ्स, and the rest of the world they were supplying the machine made goods just because it makes the profit। वो शॉर्ट ग्लास कॉस्ट पे बनते हैं और उसको बेचा जाता है हाई कॉस्ट पे। हमें पहले आदत डालेगी और उसके हम हैबिचुअल हुए बाद में। सो दिस वाज देन इंडिविजुअल प्रोड्यूस द केयरफुल डिजाइन मशीन मेड गुड्स वर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज। यहां पर जो हाथ से बनने वाली चीजें थी काफी रिफाइंड होती थी, बहुत अच्छी होती थी, इंडिविजुअल की स्टाइल के लिए होती थी और केयरफुल डिजाइन तरीके से होती थी, एंड जो मशीन मेड था उसको बाहर भेज दिया जाता था या रखा ही नहीं जाता था। इफ यू विल से द कंट्रीज विद द लेबर शॉर्टेज, वहां पे इंडस्ट्रीज चलती थी जहां पे लेबर की शॉर्टेज थी, नहीं जहां पर लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका जैसी जगहों पर, वहां पर प्रेफरेंस दिया जाता था हैंडमेड या हैंड लेबर को। ओके, जो हैंडमेड अपनी स्किल से प्रोडक्ट तैयार करते थे एंड उनको बेचा करते थे। ठीक, होपफुली ये चीज तुम्हें समझ में
आ गई होगी। इसके साथ में लेबर्स को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी और स्पेशली इंडिया जैसी जगहों पर भी बहुत सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड हुई, स्पेशली लेबर्स की, क्योंकि जब वो लोग जॉब की तलाश में बाहर जाते थे उनके साथ अलग ही ट्रीटमेंट होता था। अगर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो वो भी यही है कि क्या लाइफ होती थी वर्कर्स की एंड व्हाट दे हैव सीन द चेंजेस। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो नो डाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रीज अगर आ जाती है तो मशीनरीज रिप्लेस कर देती है। हम सभी जानते हैं जब हम अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स पढ़ते हैं तो वहां पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहता है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बदल जाए या फिर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, मतलब टेक्नोलॉजी आ जाए और आपको अनएम्प्लॉयड कर दे, तो वो दोनों ही एस्पेक्ट में आप सफर करते हुए देखेंगे वर्कर्स को जो कि अपने स्किल्स के बिहाफ पे कमाते हैं। तो स्पेशली द वर्कर्स हु आर हैविंग द स्किल्स टू प्रोड्यूस समथिंग बट इफ दे वर रिप्लेस्ड बाय एन मशीन, तो ऐसे में वो सफर करेंगे। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हो रहा था कि अभी हमने देखा सब अच्छी चीजें कि इतनी डिमांड है, हैंड जो लेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है यूरोप में, स्पेशली मशीन को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं अभी भी, बट स्टिल द कंडीशन वाज पैथेटिक। यहाँ पर बताया गया कि कुछ रीजंस थे जिनके कारण जो कंडीशंस थी, मेजरेबल कंडीशंस में आ गए थे वर्कर्स या लेबर्स। कैसे? सबसे पहली चीज तो यहाँ पे अबेंडेंस ऑफ लेबर, इतनी दिक्कत थी, लेबर इतना ज़्यादा था, या फिर आप बोल सकते हो उनकी दशा दुर्दशा परिस्थिति इतनी बर्बाद थी कि ये लोग चाहकर के भी ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। ये लोग जब ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जस्ट टू हैव द वर्क, तो वो इतने ज्यादा वहां पहुंच जाते थे कि लकीली किसी को जॉब मिल गया तो मिल गया, जिसको नहीं मिला तो नहीं मिला। एंड ऐसा भी होता था महीनों तक उनको जॉब नहीं मिलता था। दे हैव टू लिव देयर लाइफ इन अ मर्सी, आप बोल सकते हो। ऐसे में नाइट शेल्टर्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, उनके अंडर में उनको रहना होता था। कई बार ऐसा भी होता था कि जो नाइट रेफ्यूजीज, हालांकि वहां कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी थे जो उनकी हेल्प कर देते थे, कि नाइट रेफ्यूजीज भी वहां पे सेटअप किए गए थे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू, सो दैट दे कैन हेल्प द स्टीयर्स, जो भी भटक रहे हैं उनकी मदद कर सकें। कुछ ऐसे कैजुअल वार्ड्स भी बनाए गए थे पुअर लॉ अथॉरिटीज के थ्रू कि वो उन लोगों की हेल्प कर सके, जहां वो रह सकें, जहां वो जाकर के खाना वगैरह खा सकें। ठीक है, तो कुछ ऐसे कैजुअल वार्ड्स थे और नाइट रेफ्यूजीज थे जो उनकी मदद करते थे, क्योंकि इनकी बहुत अधिकता हो गई थी। एंड ये लोग जॉब नहीं है तो क्या करेंगे, जॉब नहीं है तो यही करेंगे कि जहां भी जगह मिलेगी वहां रहेंगे, उससे सिटी का माहौल खराब ना हो। इसलिए कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने एंड लॉ अथॉरिटीज़ ने मिलकर के इनके वेलफेयर में कुछ काम किया। यू में सी यहाँ पर आपको एक फोटोग्राफ दिख रही होगी जिससे आप बहुत ज़्यादा रिलेटिव होंगे, क्योंकि आपकी बुक में भी आपको बताया गया है और आपने नो डाउट ये तस्वीर कहीं ना कहीं देखी होगी अगर आप रेगुलरली पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को। तो इसमें एक आपको दिखाई गई है इंडस्ट्री जहाँ पे आयरन बनाया जा रहा है, आयरन के अंदर ये वर्कर्स काम कर रहे हैं। और ये वाले फोटो भी ज़रूर देखी होगी आपने, इसको स्पिनिंग जेनी कहा जाता है। स्पिनिंग जेनी क्या था उसके बारे में हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। अभी एक और प्रॉब्लम जो इनके साथ आती थी वो था आपका सीजनल वर्क या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकता हूँ। जब काम है तो बहुत काम है, सीजन बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा, जैसे ही सीजन चला जाएगा आपका बिजीनेस, आपका वर्क, सब कुछ आपसे खत्म हो जाएगा, छीन लिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में कई बार तो ऐसा भी होता था 3 महीने का सीजन है, बाकी 9 महीने तक आप बेरोजगार हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनके साथ प्रॉब्लम था। इन कोई और काम भी नहीं कर सकते थे बिकॉज ये स्किल्ड थे किसी एक ही काम में। तो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। एंड द नेक्स्ट थिंग इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एज अर्लियर टोल्ड यू कि पॉवर्टी अचानक से इस तरह से, ये जो स्पिनिंग जेनी है, इस तरह की चीजें जब इंगेज हुई और ऑलरेडी लोग सफर कर रहे थे, तो कई जगह पर जैसे मैंने आपको कहा जहां पर लेबर नहीं है वहां पर क्या होता है, नए नए इन्वेंशंस होते हैं, मशीन्स आ जाती हैं, तो उन लोगों की जो बची कुची जॉब है वो भी खा जाती हैं। कंडीशन तो एक बार ऐसी भी आई थी, स्पिनिंग जेनी जब इंट्रोड्यूस की गई तो ये क्या करती है, कपड़ा बनाती है। देखो यहाँ पे रोलर्स लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। स्पिनिंग जेनी वो चरखा नहीं है, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन था। ठीक है, तो यहाँ पर जो विमेन होती थी जो अपने आप बेसिकली जो कपड़ा बनाती थी, तो स्पिनिंग जेनी के आने के बाद में उन्होंने तो मशीन्स को तोड़ना ही शुरू कर दिया था, बिकॉज वो इनको देख रही थी कि ये इनका काम ले रही है, मतलब इनसे इनकी जॉब छीन रही है। इस कारण से इस एंगर में, इस रिवेंज में ये इनको तोड़ देती थी मशीन्स को, वेमेन वहाँ पे जो काम कर रही होती थी।
जो बेस्ट टाइम था मिड 19th सेंचुरी का, 10% अर्बन पॉपुलेशन वो एक्सट्रीमली पुअर थी। 35 से लेकर 75 तक वहां पे इकोनॉमिकल स्लम्स देखने को मिला। लगभग वहां पे इकोनॉमिकली देवर, आप बोल सकते हो डिग्रेडेड थे, काफी पीछे थे, एक्सट्रीमली पुअर थे। जो पहले 10% थे आगे चल करके काफी ज्यादा 75% तक आ गए। अनएम्प्लॉयमेंट का डर हर जगह पे था। उसी टाइम पर नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होने, जैसे स्पिनिंग जेनी के आने के कारण जो वुलन इंडस्ट्री थी वहां पे विमेन को काफी सर्वाइव करना पड़ा, क्योंकि ये लोग वहां पे 1840 तक आते आते इन पे अटैक करने लग गई वो औरतें, जस्ट बिकॉज इनको लगता था कि इनकी जॉब वो छीन लेगी। ऐसे में बहुत और भी ऐसी चीज़ें हैं, आगे चल के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली सिटीज़ में लोगों को। लेकिन फाइनली ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ने वर्कर्स की लाइफ को थोड़ा सा ब्रूटल कर दिया था। कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, जैसे अपकमिंग ईयर्स में इनको अपॉर्चुनिटी भी मिली, रोड को चौड़ा करना, नए रेलवे स्टेशंस को बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, टनल्स बनाना, ड्रेनेज या सिवरेज बनाना, रिवर्स को वापस से सेपरेट करना या बड़े पैमाने पर उसको क्लीन करना। वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में भी मिला, डबल हो गया था जस्ट, और इसके बाद में 30 ईयर्स में जाकर के और वो डबल हो गया। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई वर्कर्स की लाइफ। लेकिन टेक्नोलॉजी ने जो हैंड वर्क करते हैं या फिर स्किल्ड होते हैं, मशीन उनका अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा देती है। ऑलरेडी हमने पढ़ा है अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस में, सीजनल में भी, टेक्नोलॉजिकल में भी। ये दोनों टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट इन सब चीज़ों को क्रिएट करते हैं, स्पेशली इनकी लाइफ को और थोड़ा सा कठिन बना देते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बताता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर हम कॉलोनीज की बात करें, कॉलोनियल ड्यूरेशन में स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में क्या कंडीशंस आई, या इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनिज्म के दौरान किस तरह से डेवलप हुआ, उसी को हम पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो यही है, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक कि किस तरह से चेंजेस आते हैं इसमें। आप सभी जानते हो, हमने चैप्टर की शुरुआत द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर भी हमने देखा था कि जब इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही थी या फिर डिमांड बढ़ रही थी, वर्ल्ड आपस में कनेक्ट कर रहा था, तो दैट वाज ट्रेड टेक्नोलॉजी, है ना। उसमें भी, ट्रेड में भी, स्पेशली हमारे यहाँ से टेक्सटाइल। तो हमारे यहाँ पर कॉलोनिज्म का आना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का आना या टेक्सटाइल के डेवलप करना, वो इसी बात पे डिपेंडेंट था कि हमारी चीज़ों की डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा थी। सो इफ यू विल सी, द इंडिया वाज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। सिल्क की भी इतनी डिमांड, कॉटन प्रोडक्शन की भी इतनी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कि इंडिया को बहुत ही फाइन कॉटन के लिए जाना जाता था। अगर आप अर्मेनियन एंड पर्शियन मर्चेंट्स की बात करें तो वो यहाँ आते थे, पंजाब तक, भारत तक आते थे, पंजाब तक आते थे, सामान अफगानिस्तान लेके जाते थे, पर्शिया लेके जाते थे, सेंट्रल एशिया तक लेके जाते थे। ऐसे में मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो कैरी की जाती थी वो सी रूट के थ्रू होती थी, और सी रूट वही वाला सिल्क रूट वाला भी बोल सकते हो जो समुद्र के रास्ते था, और उसके बाद में जो इन्होंने नए रूट्स अपने बनाए थे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे उस टाइम पर जो यूज हुए, इन तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? बिकॉज इन तीनों के साथ में कुछ चीजें जुड़ी हुई होगी, आपसे पूछ लिया जा सकता है आपके मैप वर्क में, और मे बी आपके जो होम एग्जाम्स हैं उसमें तो पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वो पोर्ट थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज। ओके, सो यहाँ पे सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली, सभी जानते हैं सूरत गुजरात में, मसूलीपट्टनम आपके आंध्र प्रदेश में, और हुगली आपके वेस्ट बंगाल, मतलब बंगाल में। ठीक है, उस टाइम पर हुगली वाला रीजन आपका बंगाल वाला रीजन था। सो हुगली, मसूलीपट्टनम और सूरत वॉज द मेन पोर्ट्स जो कि यूज किए जाते थे फॉर ट्रेड पर्पस। ये लोग आते थे, स्पेशली पर्शियंस आते थे, अर्मेनियंस आते थे, और हमारे यहाँ से चीज़ों को कलेक्ट करते थे और फिर उनको इंटरनेशनल लेवल पे जाके बेचने की कोशिश करते थे। अ कॉम्प्लेक्स एंड अ कंप्लीट मार्केट, इट मेक अ सेंस, ये बताता है कि बाजार किस तरह का था। तो बाजार बिल्कुल, अगर आप आउटसाइडर ट्रेडर की बात करें यहाँ आने से पहले, हैंडेड बाय द वैरायटी और डिफरेंट काइंड ऑफ मर्चेंट्स एंड बैंकर्स। ट्रेडर जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे उनके आने से पहले हमारा यहाँ का जो बाजार था वो कंप्लीट था। हमारे यहाँ पर मर्चेंट्स फिक्स थे जो इंटरनेशनल डील भी करते थे, साथ ही यहाँ के बैंकर्स फिक्स थे। ये जो पूरा प्रोसेस होता था ट्रेड का वो पूरा का पूरा अपने हिसाब से चलाते थे। जैसे
प्रोडक्शन करना है तो पैसा दे दिया कि ठीक है भाई मैं आपके यहाँ आ रहा हूं और मैं आपको ये पैसा दे रहा हूं, आप प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन तुम करोगे तो मैं वो जो फाइनल गुड्स होंगे वो मैं ले लूंगा, ट्रांसपोर्ट करूंगा मैं, फिर उसको क्या कर दूंगा, एक्सपोर्टर्स को दे दूंगा। मीन्स ए बी सी ये 3 कैटेगरीज हैं। यहां पे प्रोडक्ट पहले बनेगा, तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि लेबर को सबसे पहले पैसा मैं दूंगा, जिसने सबसे पहले पैसा दिया उसने फसल उगने से पहले उसको अपने लिए फिक्स कर लिया, रिजर्व कर लिया कि जो भी इस जगह पर प्रोडक्शन होगा वो सारा मेरा है। तो जिसने जो पैसा पहले दे दिया, जिसने फाइनेंस पहले कर दिया, उसका वो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो उसका होगा, अच्छा होगा बुरा होगा सब उसका। पहले हम बिल्कुल कंप्लीट थे, इनके आने के बाद हमें लालच बढ़ा और इवन हमने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया फार्मर्स को। वो बहुत हंसी खुशी हमारे साथ में बिजनेस कर रहे थे, हमारे जो पुराने फार्मर्स थे। मर्चेंट्स के बीच में लिंक था, मतलब ये समझ में आई गया होगा ना, पहले फाइनेंस देते थे, प्रोडक्ट बनने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते थे एंड फाइनली उसको एक्सपोर्ट कर देते थे। ये लोग मर्चेंट्स बेसिकली लिंक बनाते थे टाउन और पोर्ट्स के बीच में। टाउन्स और पोर्ट जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां से लेकर के पोर्ट्स तक पहुंचाना, इनके भी ही लिंक, इस चीज़ के लिंक होते थे। वहां पे मतलब काफ़ी एडवांस तरीके से जो वेवर्स होते हैं या फिर जो वुलन क्लोथ्स को बनाने वाले, जहां पर भी वुलन्स होती थी, वहां से विलेजेस से वो लोग रॉ मटेरियल लेते थे, उसको रिफाइन करवाते थे, उसको सप्लाई करते थे पोर्ट तक। पोर्ट तक आने के बाद बिग शिपर्स के पास में उनको भेज दिया जाता था, बड़े मर्चेंट्स के पास भेज दिया जाता था एंड फाइनली वो एक्सपोर्ट हो जाते थे बिकने के लिए वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये कंडीशन थी हमारे यहाँ के मर्चेंट्स की एंड प्रोड्यूसर्स की। उस टाइम पर अभी तक केवल हमने अपनी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा। इंडिया के अंदर हमने इंडियन टेक्सटाइल की बात की। इंडियन टेक्सटाइल वर्ल्ड वाइड इसीलिए फेमस हुआ था क्योंकि शुरुआत इस तरह से हुई कि फाइन कॉटन हमने ले लिया, वुलन हमने ले लिया, उसको रिफाइन हमने किया, कन्वर्ट किया उसको क्लोथ्स में, हैंडमेड क्लोथ्स बनाए, फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया। इसमें तीनों ही ग्रुप बेनिफिटेड थे, जो हमसे फाइनली फिनिश प्रोडक्ट ले रहा है वो भी, जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो भी भारत का बड़ा मर्चेंट, और जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी। बिकॉज जो वो प्रोड्यूस कर रहा है अगर वो भारत में ही बेचेगा उसको तो उतना मुनाफा नहीं हो सकता। ये इनके, और इतना फाइनेंस भी नहीं मिल सकता, तो ये इनको फाइनेंस दे रहे हैं, फाइनल बनने के बाद ये इनको दे रहे हैं, और ये मुनाफा कमाने के लिए बिग जो मर्चेंट्स हैं या सेलर्स हैं उनको दे रहे हैं। सो इस तरह का उस टाइम पर सिचुएशन हुआ करता था एंड दैट वाज सो इजी फॉर एवरीबडी। सो इस तरह से हमने आज का हमारा टॉपिक देखा। होपफुली आपको जितने भी टॉपिक्स अभी हमने पढ़े वो सारे समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं आपको लगता है कि टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट के थ्रू या टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझे ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को वापस से एक बार रिवाइज करवा सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।